नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। ईरान में प्रदर्शन के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। लॉस एंजलिस में प्रदर्शन के दौरान भीड़ में घुसा ट्रक, ईरानी प्रदर्शनकारियों को ट्रक ने टक्कर मार दी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ में ये ट्रक घुस गया और हादसे में कई प्रदर्शनकारी जख्मी बताए जा रहे हैं। ट्रक में सवार थे खामनेई समर्थक। ट्रक पर लगे बैनर पर लिखा था नो शाह। भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश भी की है और ड्राइवर ने भीड़ पर हमले की कोशिश की। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। तो लॉस एंजलिस की तस्वीरें हैं जहां ईरान को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और इसी बीच जो है ट्रक में सवार खामनेई समर्थक वहां पर भिड़ गए और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें कई प्रदर्शनकारी जख्मी बताए जा रहे हैं जिनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये तस्वीरें लॉस एंजलिस से ये तस्वीरें हैं। खामनेई के विरोध में ये जुलूस निकाला गया था। विरोध का इजहार अलग अलग तरीके से किया जा रहा है और ईरान में जो प्रदर्शनकारी अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर है उसका असर अब लॉस एंजलिस में भी देखने को मिला, क्योंकि ईरान के विरोध में ये प्रदर्शन निकाला गया। भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी रही और देखिए किस तरीके से एक बेकाबू ट्रक जो है इस पूरे भीड़ में घुस जाता है और उसके बाद अफरा तफरी का वहां पर माहौल देखने को मिलता है। लोग इधर उधर भागते, चीखते, चिल्लाते नजर आए और खबरों के मुताबिक कई लोग इसमें बुरी तरीके से जख्मी बताए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ जो है ट्रक में घुस गया और हादसे में कई प्रदर्शनकारी जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच जो है कई लोग घायल हैं जिनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लॉस एंजलिस की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान में किस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर है और आयतुल्लाह अली खामनी के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, उनकी नीतियों के खिलाफ विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ ये तमाम तस्वीरें लॉस एंजलिस से। इसी बीच विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ रत्नेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, आपसे हम समझेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से क्या सीधी टक्कर की उम्मीद है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप मेरे ख्याल से कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं तो कोई बड़ा डिसीजन जल्दी ही ले सकते हैं ईरान के संदर्भ में। अब ये बहुत गंभीर स्थिति में प्रोटेस्ट पहुंच गया है और आप खुद बता रही हैं, अगर एक तरफ खामनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है तो वहीं लॉस एंजल्स में आप बता रही हैं खामनेई के समर्थन में शाह के खिलाफ एक ट्रक भीड़ में घुसा है। प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें कई तरह के होते हैं। इसमें कई लोग कई बातें कह रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि वेस्टर्न इजराइल का भी इसमें हाथ है, मोसाद के एजेंट भी घुसे हुए हैं। वो टॉपल डाउन करना चाहते हैं, शाह को लाना चाहते हैं, शाह यानी शाह के बेटे रजा पहलवी को। तो देखिए, एक प्रोटेस्ट होता है, एक विरोध प्रदर्शन होता है, शांतिपूर्वक तरीके से होता है, गांधीयन प्रोटेस्ट कहते हैं उसको। वो हफ्ते 10 दिन चलता है, वो इंटरनल प्रोटेस्ट होता है। किसी मुद्दे पर होता है, हफ्ते 10 दिन करते हैं, लोग अपने घरों को चले जाते हैं, किसी तरह का उसमें व्यवधान नहीं होता। लेकिन जो ईरान में हो रहा है वो बहुत गंभीर है। इसमें 500-600 लोग मारे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी फोर्सेस। और सिक्योरिटी फोर्सेस को आदेश भी हैं कि कोई नरमी ना बरती जाए। इसके अलावा आर्थिक दुर्दशा ईरान की हो चुकी है। तो ये खामेनेई के हाथ से बात अब निकलती जा रही है। और ये एक हमारे एक्सपर्ट आए थे, काजमी साहब, वो कह रहे थे कि आर्थिक प्रतिबंध भी अमेरिका ने लगा दिए हैं। तो जब आप एक समय में वेस्टर्न पावर के हाथ में खेलते थे और आर्थिक मामले पर आप अमेरिका पर पूरी तरह डिपेंडेंट थे, तो उसने आपके पूरे तंत्र को एक तरह से हाईजैक कर लिया है। चाहे वो अर्थतंत्र हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो। तो अब आप अमेरिका के कहने पर ही जो प्रतिबंध लगे हैं वो हटेंगे, लेकिन अमेरिका तो ये करने नहीं जा रहा। अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि अमेरिका आर्मी इंटरवेंशन की बात कर रहा है और अमेरिका उस मामले में पूरी तरह से सक्षम है।
अगर आप मिडिल ईस्ट का, ईरान के चारों तरफ का जोग्राफिया देखें तो जो जॉर्डन में, सऊदी अरब में, यूएई में तमाम सारे एयर बेसेस बने हैं, समंदर वहाँ पे है, वहाँ पर जो उसके बेसेज हैं, सी पोर्ट हैं, वहाँ से वो जब चाहे इजराइल का साथ लेके, जॉर्डन और यूएई का साथ लेके ईरान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। और जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं बड़ी तेज़ी से, और रजा पहलवी ने अपील की है प्रेसिडेंट ट्रंप से, और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की महत्वाकांक्षा इस समय बढ़ी है कई जगहों पर, ईरान के संदर्भ में हम स्पेशली देखेंगे तो वो कोई बड़ा डिसीजन लेने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि रत्नेश जी, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मिडल ईस्ट जो है इस वक्त युद्ध के नए मुहाने पर खड़ा है। बिल्कुल देखिए, इसकी भूमिका तभी बन गई थी जब गजा से हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के 1000 वो नागरिक कहता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ उसमें आईडीएफ के लोग भी थे, मोसाद के भी लोग थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, सबको उसने किडनैप किया ओवरनाइट अलग अलग जगहों से, और उनको वो गजा ले गए। अभी भी कुछ बंधक हैं। उसके बाद तमाम सारी गतिविधियां हुई, तमाम सारे डेवलपमेंट्स हुए, हूती पर स्ट्राइक हुई, हिजबुल्लाह पे हुई, लेबनान पे हुई, हमास पे हुई, और ये तब से कतर की मध्यता में एक शांति का प्रयास किया गया। तो ये लेकिन सफल नहीं हुआ। अमेरिका चाहता था कि एक शांति व्यवस्था इजराइल और हमास के बीच बने। उसी दौरान ईरान के कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स मारे गए। अब लोग जो भी कहें, खुल के नाम लें या ना लें, जल्दी नाम नहीं लेते हैं, मोसाद का नाम लेते हैं, CIA का नाम लेते हैं, लेकिन इसके बीज तभी पड़ गए थे। रत्नेश जी, काफी माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, समझूंगी इसको आगे भी, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान से ये खबर है, सरकार विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है सरकार के खिलाफ, और लगभग 500 प्रदर्शनकारियों की अब तक मौत की खबर सामने आई है। 48 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है, 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। आप समझिए कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात बने होंगे, और लगातार अयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ ईरान में विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर है, और प्रदर्शनकारी जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि बॉयकॉट अयतुल्लाह अली खामनेई। सरकार विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है सरकार के खिलाफ, और इस बीच जो है 500 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है। और आपको बता दें कि ये जो है हालिया आंकड़ा है 500, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 48 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है। अब तक 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, अब क्या यंगस्टर्स, जेंजिस जिसको कहते हैं, वो भी सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। खवातीन, कई इमारतों को आग के हवाले भी कर दिया गया है। और जब हमने ईरान और इजराइल के बीच वो युद्ध वाली तस्वीर देखी थी, उसके बाद से ईरान अभी तक उभरा नहीं है, लेकिन अब अपने ही सरकार के खिलाफ वहां की आवाम सड़कों पर है। ये तमाम तस्वीरें, अब तक कई इलाकों में आगजनी की वो तमाम घटनाएं जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। इसी बीच यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। देवनाथ साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। देवनाथ साहब, आखिर ये ईरान में हो क्या रहा है और इसका अंत क्या है? देखिए, ईरान में फिलहाल जो हालात हैं बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। अमेरिका और इजराइल यह चाहेंगे कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए, और इसके लिए आयतुल्लाह खमेनी के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में आम आवाम सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्रिटिकल क्वेश्चन इस वक्त जितने हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं यही है कि क्या वेनेजुएला में, जिस तरह से वेनेजुएला की सिक्योरिटी फोर्स ने लास्ट मोमेंट में मदुरो का साथ छोड़ दिया था, ऐसा ही क्या ईरान की आर्मी और ईरान की जो IRG है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, वो करेंगी? जब देखिए, ईरान की आर्मी 6 लाख है, बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है उनके लिए। IRG की स्ट्रेंथ जो है वो 1,75,000 है, और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड में जिसको भी सिलेक्ट किया जाता है, चाहे वो जवान हो, JCO हो या अफसर हो, वो आयतुल्लाह खमेनी के पर्सनल लॉयल्टी के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है, यानी व्यक्तिगत निष्ठा उसको दिखानी पड़ती है, तभी उनको IRG में शामिल किया जाता है। तो आज वह क्रिटिकल मोमेंट आ गया है
कि क्या वेनेजुएला की तरह आईआरजी भी कुछ नहीं करेगी और चुपचाप पृष्ठभूमि में चली जाएगी, या लगातार आयतुल्लाह खमेनी के साथ खड़ी रहेगी। एक चीज तय है कि आईआरजी जो है उसको इस तरह के जलसों पर या प्रदर्शनों पर कंट्रोल करने का बहुत लंबा अनुभव है। तो आंतरिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ, इस बार थोड़ा प्रदर्शन ज्यादा उग्र हो रहे हैं, जो कि हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग लगा दिया गया है। आईआरजी के भी काफी सोल्जर्स हताहत हुए हैं। लेकिन अभी तक जो लग रहा है, आयतुल्लाह खमेनी और उनकी सरकार काफी हद तक प्रदर्शनकारियों को शायद रोक के रखने में सफल हो रही है। हाँ, प्रदर्शनकारियों को वापस उनके घरों में ढकेलने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहते भी है ना कि अगर जब अपने ही सड़कों पर उतर आए तो आधी लड़ाई वही इंसान हार जाता है। रत्नेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका वर्सेस ईरान। अमेरिका को, आपको नहीं लगता कि ईरान में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उस पर काबू यहाँ पर करना चाहिए अमेरिका को, ना कि इस जैसे कि अमेरिका ने पूरे हालात को बदल दिया है। आपको भी लगता है कि अमेरिका जो है हालात में तब्दीली करते हुए और ईरान को भड़का रहा है, वहाँ के लोगों को भड़का रहा है? देखिए, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, वेदर दे आर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, एक पॉलिसी रही है कि हम आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ हम कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे। मिडिल ईस्ट की पॉलिसी यही रही है। उसके एवज में हम आपको एक सिक्योरिटी कवर देंगे। वो कंट्री जब तक अमेरिका की बात मानती है वो उसे सिक्योरिटी कवर दिए रहता है। यही बात कर्नल गद्दाफी के साथ हुई, यही बात हुस्न मुबारक के साथ हुई, यही सद्दाम हुसैन के साथ हुई, यही असद के साथ हुई, यही अब ईरान में हो रहा है। ईरान से सिक्योरिटी कवर अमेरिका ने हटा दी है। देखिए, हमारे ये डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे थे, मैं इनसे बिल्कुल ताल्लुक़ रखता हूँ कि आईआरए एक बहुत प्रतिष्ठित और एलीट आर्मी है, लेकिन इसी आईआरए में घुस के मोसाद के एजेंटों ने ईरान के कई सारे पॉलिटिकल लीडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारे हैं। तो इनको, वो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए, शाह के बेटे क्या कर रहे हैं, वो अपील पे अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। वो अपील कर रहे हैं आर्थिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से कि आप भी आइए, प्रोटेस्ट में शामिल होइए, उग्र प्रदर्शन करिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अभी तक घरों में बैठे हैं और हिचक रहे हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने से, वो भी बाहर आए। आप देखिए, वहाँ समस्याएं बहुत पिछले 15 दिनों में बढ़ गई हैं। अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है मामला। ये मामला खामेनेई के हाथ से निकल गया है। अब वहाँ कोई वैश्विक बिरादरी भी ऐसा, यूनाइटेड नेशन तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो उसमें कोई कंट्रोल करे, प्रोटेस्टर्स को वापस भेजे, ये खामेनेई के हाथ में अब नहीं है। और अमेरिका ये करेगा नहीं कि वो प्रोटेस्टर्स को वापस भेजने के लिए रजा पहलवी के मार्फत या किसी और के मार्फत कोई अपील करवाए। खामेनेई सोशल मीडिया को यूज नहीं करते हैं और इस वजह से वो एक दो बार ट्वीट करते हैं, उनके संदेश लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर क्लियर मैसेज नहीं पहुंच रहा, इसलिए इस वक्त ईरान में हालात खराब है। बने रहिएगा देवनाथ साहब और रत्नेश जी, आप भी। ईरान में कोहराम मचा हुआ है। बगावत की आग में ईरान का शहर शहर जल रहा है। खामनेई के खिलाफ विरोध की आग विकराल रूप धारण कर चुकी है। खामनेई की नीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। पिछले 15 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ईरान में भड़की हिंसा पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को चेतावनी दे दी। अगर खामनेई की सेना ने किसी भी प्रदर्शनकारी पर हमला किया, किसी की जान गई, तो हम ईरान पर हमला करेंगे। लेकिन खामनेई ने भी साफ कह दिया है कि वो प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान पर अब ट्रंप हमला करेंगे? क्या ट्रंप ने ईरान में तख्तापलट की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है? रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
आक्रोश की आग में तेहरान की अल रसूल मस्जिद खाक हो गई। सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को राख कर दिया। ईरान में सत्ता विरोधी आग 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। तेहरान से लेकर मशहद तक बगावत की आग धधक रही है। 14 दिनों से ईरान के लोग सड़कों पर हैं। ईरान की आवाम अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध और बगावत का बिगुल फूंक रही है। चौदहवें दिन भी ईरान में हिंसा भड़की रही। तेहरान की सड़कें नारेबाजी और गोलियों से गूंज उठी। प्रदर्शन जैसे जैसे तेज हुए, कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चला दी। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 217 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ज्यादातर की मौत गोली लगने से हुई है। हिंसा में 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। करीब 3000 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खामनेई के खिलाफ ईरान की आवाम आक्रोशित है। ईरान के लोगों में भारी गुस्सा है, लेकिन इस आक्रोश को दबाने के लिए ईरान की सरकार हर चाल चल रही है। विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। फोन सर्विस बंद कर दी गई है। तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खामनेई को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो ईरानी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को खुली धमकी दी है कि अगर वो प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हैं तो अमेरिका सख्त एक्शन लेगा। लेकिन खामनेई ने ईरान के इन हालातों के लिए सीधे तौर पर ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा दिया। खामनेई ने ट्रंप पर लोगों को हिंसा के जरिए भड़काने का आरोप लगाया। ईरान में भड़की हिंसा के बीच खामनेई ने देश के नाम संबोधन में कहा, कुछ दंगाई हैं, वो ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। प्रदर्शनों के पीछे विदेशी एजेंट हैं जो देश में हिंसा भड़का रहे हैं। देश में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करना चाहते हैं। ट्रंप ईरान के मामलों में दखल देने के बजाय अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दें। इस्लामिक रिपब्लिक सैकड़ों हजारों महान लोगों के खून के बल पर सत्ता में आई है। जो लोग हमें नष्ट करना चाहते हैं, उनके सामने इस्लामिक रिपब्लिक कभी पीछे नहीं हटेगी। खामनेई का यह बयान तब आया जब ट्रंप ने दोबारा चेतावनी दी कि अगर ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को मारते हैं तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। You think the country is on the verge of collapsing? well, it could be. I mean, what they've done is in the past, they've started shooting the hell out of people, and all of a sudden people without any weapons whatsoever are standing there and you have machine guns gunning them down, or they take them to prisons and then hang them and kill them. So they played rough, and I said, if they do that, we're going to hit them very hard. एक और ट्रंप बार बार खामनेई को धमकी दे रहे हैं तो दूसरी ओर ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर लहर उठी है। ईरान की आवाम में इस्लामिक शासन के प्रति जबरदस्त नाराजगी है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, क्या ईरान में तख्ता पलट होगा? क्या खामनेई को ईरान छोड़ना पड़ेगा? और सवाल ये भी है कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसके बाद ईरान में क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। अब हद पार हो गई है। ट्रंप की तरफ से कहा गया है ईरान के लिए स्टारलिंक भेजने पर चर्चा ट्रंप कर रहे हैं। ईरान ने बातचीत के लिए फोन किया। परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए फोन की गई है। और आपको बता दें कि अब जो कुछ हालात ईरान में बने हुए हैं उस पर पैनी नजर अमेरिका की जरूर है। लगातार अब कोशिश ये भी हो रही है कि वन टेबल टॉक से बातचीत और समस्या का समाधान निकाला जाए। तो ईरान को लेकर ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है और ट्रंप ने साफ तौर पर एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दे दी है। और अमेरिका का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान आप अपने हद में रहिए। ईरान के लिए स्टारलिंक भेजने पर भी चर्चा है और ये स्टारलिंक इसलिए भेजा जा रहा है ताकि बातचीत हो पाए। ईरान में जो कुछ हालात बने हुए हैं उस पर खुलकर आयतुल्लाह अली खामनी से बातचीत हो पाए और आगे का रास्ता निकाला जा सके। और खबरों के मुताबिक जो सोर्सेज बता रहे हैं, परमाणु मुद्दे पर भी बातचीत के लिए फोन किया गया।
तो ऐसे में लगातार अब क्या कुछ हालात वहाँ पर प्रतिदिन जो है वो बदलते जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए देवनाथ साहब, रत्नेश साहब, आप दोनों हमारे साथ बने हुए। देवनाथ साहब, मैं आपके पास ही आऊँगी क्योंकि आप डिफेंस को काफ़ी बारीकी से समझते भी हैं। हालात इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान में क्या कुछ है। अगर मान लीजिए अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ईरान का डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम करता है। हाँ तरन्नुम, देखो, ईरान के पास कोई खास नेवी नहीं है, ईरान के पास कोई खास एयरफोर्स भी नहीं है। ईरान के पास जो मिलिट्री है वो करीबन 6 लाख मजबूत है। और ईरान में एक खास चीज ये है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, जो कि हम कह सकते हैं कि आयतुल्लाह खुमानी की सरकार का एक मजबूत डिप्लोमेटिक मिलिट्री टूल है, वो 1,75,000 स्ट्रांग है। ऐसी हालत में अमेरिका ने ईरान के आसपास जो फौजी तैयारियां की हैं वो काफी बृहद हैं। हम देख सकते हैं कि कतार में अमेरिका ने अपने सेंटकॉम का हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, वहां 10,000 ट्रुप्स हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इराक में इस वक्त 4,000 से ज्यादा अमेरिकन ट्रुप्स हैं। बहरीन में 2,500 अमेरिकन ट्रुप्स जो हैं वो मोबिलाइज हो गए हैं। जर्मनी में अमेरिका ने 10 जहाज अपने तैयार रखे हैं, C-17 ग्लोब मास्टर्स, अमेरिकन कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस के साथ। इसी तरह से दियागो गार्सिया में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को तैयार रखा हुआ है बमबारी के लिए ईरान के ऊपर। भूमध्य महासागर में 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने डिप्लॉय कर दिए हैं, और महज 1 घंटे के नोटिस में यह एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फाइटर विमानों को लॉन्च कर सकते हैं ईरान के खिलाफ। इसके अलावा इजराइल को भी स्टैंड टू पे रख कर दिया है अमेरिका ने कि अगर युद्ध चालू होता है तो इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हर रोज 100 या 200 फाइटर बॉम्बर मिशंस करेगा। क्या अमेरिका जमीन से ईरान पर हमला करेगा, इसके बारे में संदेह है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ही फिलहाल ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालना चाहेंगे, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड अगर वो 10,000 ट्रुप्स को लगाएंगे तो उनमें से जाहिर बात है 100 या 200 की मौत भी हो सकती है, और अमेरिका के लोग नहीं चाहते। देवनाथ साहब, एक चीज और बहुत क्लियर है कि ईरान को हम कमतर नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि ईरान की रणनीति हम समझ रहे हैं। जब इजराइल और ईरान के बीच हुआ तो ईरान ने किस तरीके से रणनीति को अपनाया था। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को हम कमजोर नहीं सकते, अमेरिका भी ईरान को कमजोर करके नहीं आंकना चाहिए। देखिए, जो वेनेजुएला में हुआ वो ऐसे समझना पड़ेगा कि वेनेजुएला की राजधानी काराकस जो है समुद्र तट से मात्र 100 किलोमीटर दूर थी, तो अमेरिका के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, कमांडोज को लेके 11 मिनट में वहां पहुंच गए और निकोलस मदुरो को एक्सट्रैक्ट करके अमेरिका में ले गए हाईजैक करके। लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान जो है ईरान के उत्तर की तरफ है, समुंदर से यानी अमेरिकन प्रेजेंस से 700 किलोमीटर दूर। तो 700 किलोमीटर दूर तक अगर अमेरिका अपने हेलीकॉप्टर को भेजेगा और एक कोशिश करेगा कि तेहरान में समझिए उनके राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान या आयतुल्लाह खुमानी या उनके जो इनर कोटरी के लीडर्स हैं उनको हाईजैक कर लेगा, असंभव है, क्योंकि 700 किलोमीटर जाना, मिशन को अंजाम देना, फिर हेलीकॉप्टर से 700 किलोमीटर वापस आना बहुत ही कठिन काम है। तो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका इतनी ही कर सकता है कि बहुत हैवी बमबारी करे आसमान से, और जमीन पर CIA और मोसाद के जो एजेंट हैं वो जमीन पे जो संघर्ष हो रहा है, आम जो सिविलियन नागरिक बाहर हैं, जलसे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको मोसाद और CIA और ज्यादा बढ़ावा दें, सरकारी प्रतिष्ठानों को और आग लगाएं। आप देख सकते हैं कि वहां मस्जिदों को आग लगाया जा रहा है। ये दिखाता है कि जो आम जो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें विदेशी तत्व घुस गए हैं, मोसाद के और CIA के। ऐसे विदेशी लोग भी भीड़ में हैं जिनको ईरान की कल्चरल या सांस्कृतिक विरासत के बारे में मालूम नहीं, क्योंकि किसी भी मुस्लिम देश में कुछ भी हो जाए मस्जिदों को कोई नहीं आग लगाता है। तो यहां अगर मस्जिदों को आग लग रही है, इसका मतलब है जो शरारती तत्व जो भीड़ में हैं उनको शायद मालूम नहीं है कि मस्जिद क्या होती है, और मुस्लिम धर्म में चाहे शिया हो या सुन्नी हो, मस्जिदों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाई जाती है। ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि विदेशी मूल के लोग, चाहे वो इजरायली हो चाहे अमेरिकन हो, वो वहां भीड़ में घुसे हुए हैं। जी।
एक चीज तो बिल्कुल साफ है देवनाथ साहब कि इस जंग में जो है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पिसता है। बने रहिएगा। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला और अमेरिका तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की तस्वीर। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, खुद को यहाँ पर दिखाया गया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। तो आपको बता दें कि बकायदा वो तस्वीर जो है वो भी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तस्वीर बकायदा खुद जारी की है। तो एक बीच हम लगातार देख रहे हैं तनातनी, लगातार एक तरफ ईरान में जो कुछ हालात बने हुए हैं और अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर कार्रवाई की है, उसके बाद से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। वेनेजुएला और अमेरिका तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की ये तस्वीर। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और खुद को दिखाया गया है इस तस्वीर के जरिए और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। रत्नेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। इस तस्वीर को आप किस नजर से देखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का ये आखिर कौन सा कदम हो सकता है? देखिए, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि वेनेजुएला और अमेरिका में तनाव बना हुआ है। तनाव तब होता है जब आपका विरोध करने, डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं, जब आपका विरोध करने के लिए किसी राष्ट्र में कोई बचा हो। वेनेजुएला को जो सबसे टॉप कमांडर था, जो सबसे करिश्माई लीडर था, जिसकी लोग पूजा करते थे, वो तो अब अमेरिका के पास है। अब वो कोर्ट का मोहताज है, उसको वो हैंग करते हैं या यातना देते हैं या जो करना चाहें करें। यूएन इस पिक्चर से बिल्कुल गायब है, कोई विरोध नहीं कर रहा वक्तव्यों के अलावा। रही दूसरी बात, वेनेजुएला में जो हुआ है उसका जो आधार था वो कम से कम 4-6 महीने पहले से एक्सरसाइज चल रही थी। डमीज बनाए गए, एक्सरसाइजेज की गई, बिल्कुल वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के घर की तरह। यानी कि अमेरिका ने एक्सरसाइज की। और जैसे ईरान में मोसाद और सीआईए का काम सिर्फ क्लैंडस्टाइन और कोवर्ट ऑपरेशन नहीं है। वो अपना डिस्गाइज में वहां रहते हैं और विद्रोह का काम भी कराते हैं। इसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। ये माना जाता है कि MI6, CIA और मोसाद के अगर 10 एजेंट भी कहीं पर हैं तो कम से कम 10,000 लोगों का ब्रेन वॉश कर सकते हैं। तो वेनेजुएला के साथ भी यही हो रहा है। विरोध वहाँ बहुत कम है। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि 5 ट्रिलियन बैरल तेल वेनेजुएला से वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब वो किसी से पूछ नहीं रहे, वेनेजुएला से ये कह नहीं रहे हैं कि आप मुझे तेल दीजिए, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या किसी से कुछ अपील नहीं कर रहे, वो कह रहे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। मतलब उन्होंने वेनेजुएला का अपरोक्ष कंट्रोल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिया है। तो अगर वो थोड़ा महत्वाकांक्षा दिखाते हुए और एक साइकोलॉजिकल वारफेयर जैसी सिचुएशन क्रिएट करते हुए दुनिया के सामने ट्रुथ सोशल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मैं वेनेजुएला का कार्यवाहक प्रेसिडेंट हूं, तो बात अतिशयोक्ति तो है लेकिन बिल्कुल असत्य भी नहीं है। रत्नेश जी, एक माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक चीज और समझेंगे आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से किस तरीके से वेनेजुएला पर कार्रवाई की गई है और दूसरी तरफ ईरान को भी अमेरिका धमकी दे रहा है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं? देखिए, ये बात जब तक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें वहाँ की 18 एजेंसियां हैं, मैराइन्स हैं, नेवी सील है, जब तक ये फुल प्रूफ प्लान बना नहीं लेते और उनके लोग जब तक ग्राउंड जीरो पर पहुंच नहीं जाते, तब तक टॉप कमांडर यानी प्रेसिडेंट ट्रंप कोई वक्तव्य नहीं देते। वहाँ कार्रवाई शुरू हो गई है। ये जो हमें विजिबली दिखेगी वो तो घंटे 2 घंटे की बात होगी, जब वो रात के समय एयर स्ट्राइक कर देंगे। और जैसा डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा, मैं 2 बातें वहाँ से उठाऊंगा कि कभी भी वो ट्रूप्स वहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक वेस्टर्न CIA ऑफिसर ने कहा था कि अगर खामेनेई को हटाना है और खामेनेई की आर्मी से लड़ना है तो अमेरिका को 4.5 मिलियन ट्रूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो कभी नहीं करेंगे। ये बात डिफेंस एक्सपर्ट की सही है। दूसरी बात मैं आपको जोड़ूं, इसमें ये मिलिट्री वारफेयर से ज़्यादा सोशल मीडिया वारफेयर या इंफॉर्मेशन वारफेयर बन गया है।
एक बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि स्टारलिंक सिस्टम काम कैसे करता है। ये कोई एक सैटेलाइट नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत ही टॉप क्लास के सैटेलाइट्स का, जो न्यूरालिंक के माध्यम से चलता है। ठीक, रत्नेश जी माफी के साथ मैं रोक रही हूँ। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका पर सोनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप। वेनेजुएला में अमेरिका ने किया था सोनिक हथियार इस्तेमाल। चश्मदीदों का ये कहना है हमले के दौरान सैनिकों को खून की उल्टियां हुई है, ऐसा चश्मदीद कह रहे हैं। सैनिकों के नाक से भी खून बहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने जो कार्रवाई की और वहां के जो चश्मदीद, वहां के जो मुकामी लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सोनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया। डिफेंस एक्सपर्ट क्योंकि हमारे साथ मौजूद है देवनाथ साहब। देवनाथ साहब, आखिर ये सोनिक हथियार है क्या? बहुत आसान भाषा में समझाइएगा। तरन्नुम जी, सोनिक हथियार जो है रिसेंट डेवलपमेंट है। इसमें क्या किया जाता है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए ध्वनि की जो तरंगे हैं उनको एक फोकसिंग डिवाइस की मदद से टारगेट जो सोल्जर है उसके शरीर के या सिर की तरफ केंद्रित किया जाता है। तो वो जो सोल्जर है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं पाएगा क्योंकि अल्ट्रासाउंड है। फ्रीक्वेंसी 20,000 प्रति सेकंड से ज्यादा है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है उससे उसके कान के अंदर जो अलग अलग सूक्ष्म भाग हैं, बैलेंसिंग पार्ट्स हैं कान के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे में चक्कर आना, उल्टी आना बहुत ही कॉमन है। खून की उल्टियां अगर आ गई हैं तो ये शायद एक सीरियस साइड इफेक्ट है। भारत में हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका भी ये कहना है कि इस तरह के वेपन को हम भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह के वेपन का इस्तेमाल काफी निर्मम होता है, इसलिए फिलहाल हम इस तरह के वेपन को भारत में डेवलप नहीं कर रहे हैं। देखिए, वेनेजुएला की बात हो रही थी, ईरान की बात हो रही थी। वेनेजुएला में देख लीजिए पूरा हमला ही किया गया क्योंकि सितंबर से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे ड्रग्स है, ड्रग्स है, ड्रग्स है, ड्रग्स है। ड्रग्स की उन्होंने 40 नावों को डुबा दिया। आज कहां है ड्रग्स? वेनेजुएला में अभी ट्रंप की फौज 6 दिन से काबू में है। क्या एक भी ड्रग के माफिया को, कार्टेल के बॉस वही है ना देवनाथ साहब, वही कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कुछ कर दे किसी को कुछ पता नहीं है, उनका अगला कदम क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता। वक्त की बेहद कमी है। देवनाथ साहब और रत्नेश जी, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज़ इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।